नमस्कार, मैं दीपक पांडे, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जात मंच। आज एक प्रथा सी चला है देश में कि यदि दलित के साथ शोषण हो तो संविधान की किताब, बाबा साहब की फ़ोटो और हाथ में कैंडल यानी अगरबत्ती मोमबत्ती लेकर एक पद यात्रा करो। और यदि किसी सवर्ण समाज या ब्राह्मण समुदाय के साथ शोषण हो, उसको जिंदा जलाया जाए तो न संविधान की याद आती है, न बाबा साहब द्वारा लिखे गए संविधान पर सभी लोगों को समानता का अधिकार की याद आती है। यदि दक्षिण में किसी ब्राह्मण समुदाय के साथ या दलित के साथ अत्याचार होता है तो उत्तर से, पूरब से, पश्चिम से उसके पक्ष में आवाज़ उठती है। लेकिन जब उसी के ब्राह्मण समुदाय के साथ किसी विशेष जगह पर अत्याचार होता है तो उसके पास का विधायक भी उसके खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं हो रहा। मैं ऐसे संविधान व ऐसे लोगों की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं जो लोग जातिगत राजनीति करके एक विशेष जाति को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। कानपुर की घटना अत्यंत निंदनीय घटना थी। उसके बाद भी जिस प्रकार से ब्राह्मण नेताओं का प्रतिनिधि और खुद की जात ब्राह्मण बताने वाले विधायक सांसदों के मुंह से एक चूं तक नहीं निकली, ये अत्यंत ही निंदनीय रहा। क्योंकि यदि दलित के साथ शोषण होता है तो दलित वर्ग का, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे उसका अधिकारी ही वर्ग का क्यों ना हो, वो तक बोलने के लिए और उसके पक्ष में खड़ा होता है। लेकिन कानपुर घटना के बाद कोई भी ब्राह्मण विधायक या ब्राह्मण सांसद, चाहे सत्ता का हो चाहे विपक्ष का, कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं था। आज उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रशासनिक अमले को दी जा रही छूट का कड़वा नतीजा है कि आने वाले समय में हम राम राज्य की कल्पना करते करते जंगल राज्य में तब्दील होते जा रहे हैं और ब्राह्मणों की लंका इसी प्रकार से जलेगी और उनका जिंदा जलाकर उनकी अर्थी कलश निकालने का काम इस सरकार में किया जा रहा है और होता रहेगा। क्योंकि हम विरोध नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक धर्म और भगवा की बात करते हैं। कभी भी धर्म और हिंदुत्व में किसी को जिंदा जलाने की प्रथा नहीं है। यदि हम बहुत से लोगों ने कहा है सती प्रथा सती प्रथा, तो मैं आपको बता दूं कि जब राजा दशरथ जो है मृत्युशैया पर लेटे थे तब कौशल्या माता या सुमित्रा या केकई किसी ने सती नहीं हुई थी। इसलिए ऐसा कहीं नहीं था। हम लोगों को गलत इतिहास पढ़ाकर सिर्फ ब्राह्मणों को कलंकित करने का काम किया गया है। संविधान में मिली हुई आज़ादी का इतना ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है कि आज उत्तर प्रदेश में न्यायपालिका पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। यदि कोई चौकी का एक छुटपुटिया होमगार्ड भी चाह लेता है तो बुलडोजर लेकर किसी का घर भी गिरा सकता है। और न्यायपालिका पूरी तरह से विकलांगता की श्रेणी पर आ चुकी है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। यहाँ सिर्फ जंगल राज है और अफसरशाही, तानाशाही के हिटलरशाही रवैये के आगे पूरी तरह से जनता भय मुक्त माहौल में जीने के लिए मजबूर हो चुकी है। यदि आप आवाज़ बुलंद करते हैं तो आप पर अनेकों धाराओं में मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं, आपको जेल में ठूस दिया जाता है और आपके घर में बुलडोजर चलवा दिया जाता है। मैं ऐसे राज्य की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। आप कानून व्यवस्था बनाइए, आप अपराधियों पर बुलडोजर चलाइए। आप खुद इस बात को सोचिए कि एक तरफ माननीय श्री मुख्यमंत्री जी इस बात को दोहराते हैं कि किसी भी गरीब के घर में बुलडोजर या झोपड़ी पर नहीं चलना चाहिए, सिर्फ माफियों पर चलना चाहिए। और दूसरी ओर उनकी बात के 24 घंटे नहीं बीतते हैं कि प्रशासन एक गरीब के घर में बुलडोजर चलाकर उसको जिंदा फूंक देता है। और जब एफआईआर लिखी जाती है दबाव में, सभी नेताओं के या किसी के दबाव में जब एफआईआर वहाँ लिखी जाती है तो उस एफआईआर में आरोपियों के माँ बाप को और उनके पते को अज्ञात सा दर्शा दिया जाता है। कानपुर देहात में हुई एफआईआर इसका जीता जागता उदाहरण है, जहाँ एसडीएम साहब के पिताजी का नाम अज्ञात है, उनका पता अज्ञात है। एसओ साहब के पिताजी का नाम अज्ञात है और उनका पता अज्ञात है। लेखपाल के पिताजी का नाम अज्ञात है, उनका पता अज्ञात है। तहसीलदार तक के पिताजी का नाम अज्ञात में है। आप सोचिए, एक प्रशासनिक अमले के अधिकारी के क्या पिताजी का, उनके पता का नाम अज्ञात है। पूरी तरीके से एक विशेष तबके को बचाने के लिए, वो अपने प्रशासनिक अधिकारियों के अत्याचार को छुपाने के लिए सरकार ने एफआईआर को कमज़ोर करने का काम किया है। रही बात उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी की, तो ये उप मुख्यमंत्री का जो पद है ये एक स्टूल के समान है और स्टूल छाप उप मुख्यमंत्री जी द्वारा पीड़ित परिवार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जब बात करने की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। क्योंकि आप ब्राह्मण समुदाय से आते हैं और आपका दायित्व, प्रथम दायित्व बनता था कि आप उस पीड़ित परिवार से ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक़ रखते हुए उस पीड़ित परिवार से आपको स्वयं समक्ष जाकर मिलना चाहिए था और उसको तत्काल सहायता राशि आवंटित की जानी
आप दूसरी तरफ देखते हैं कि ग्लोबल समिट के नाम पर रंगारेलिया कार्यक्रम मनाए जाते हैं, वहाँ पर सभी मुख्यमंत्री उपस्थित होते हैं, चाहे उप हो चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे कोई भी मिनिस्टर हो, लेकिन उस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए कोई भी सत्ता पक्ष का प्रतिनिधि आज तक नहीं गया है। और ना ही भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मुंह से एक शब्द उस ब्राह्मण परिवार के लिए निकला है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी खुले मन से कहते हैं मैं तो ओबीसी समुदाय से आता हूँ। यानी एक संविधान पर बैठा व्यक्ति खुद की जात बताकर वोट ले लेता है और दूसरी तरफ दूसरी जात का व्यक्ति जिंदा जलकर अपनी जात को तड़पता हुआ व्यतीत कर देता है। जातिगत राजनीति भारत के संविधान व भारत की न्यायपालिका व लोकतंत्र के लिए खतरनाक साबित हो रही है। हम सभी को मिलकर यदि हिंदुत्व की बात करनी है तो हमें जातियों से ऊपर उठना होगा और समानता का दिए गए अधिकार संविधान में जो दिए गए हैं उनको, मौलिक अधिकारों को सभी पर लागू होना होगा। यदि हम दलित के साथ अगरबत्ती मोमबत्ती जलाकर संविधान की बात करते हैं तो हम ब्राह्मण के साथ भी खड़े होकर उसी प्रकार से विरोध तरीके से विरोध करें यदि उसके ऊपर अत्याचार हुआ है। आज ब्राह्मण शोषण का शिकार था, लेकिन इस सरकार में शोषण के साथ वो शोषित होकर शिकार हो गया है। आज ज़्यादातर ब्राह्मण भुखमरी की स्थिति पर है। यदि हम आज नहीं चाहते तो आने वाला कल हमें माफ़ नहीं करेगा और हम भूखे मरेंगे, हमारे बच्चे, और हमारा अतीत भय मुक्त, भय से युक्त होगा और हमारी आने वाली पीढ़ी हमको कोसेगी और हमारी आने वाली पीढ़ी मानसिक विकलांगता का शिकार हो जाएगी। आइए हम मिलकर एक नए विकल्प और नई योजनाबद्ध तरीके से 12% बनाम 85% का जो फार्मूला जातिगत आरक्षण और जातिगत जनगणना के माध्यम से चलाया जा रहा है, इस पर हम बात करें। और यदि हमारे साथ अत्याचार होता है तो हम ये मत देखें कि सरकार में हो रहा है किस में नहीं हो रहा है, हम अत्याचार के खिलाफ खड़े होकर उनकी आवाज़ बुलंद करें। यही भारतीय आज़ाद मंच का कहना है और यही भारतीय आज़ाद मंच की सोच। हम जातिगत राजनीति नहीं करते हैं, हम शोषण और शोषित की राजनीति करते हैं। चाहे वो हमारा दलित भाई यदि शोषित है हम उसके साथ खड़े हैं, यदि हमारा श्रमण ब्राह्मण क्षत्रिय शोषित है तो हम उसके साथ खड़े हैं। जय हिंद, जय भारत, जय